सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से इनकम एंड स्पेंडिंग। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है इकोनॉमी का मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो यही है कि जो आउटपुट है वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे या फुल पोटेंशियल पे फ्लक्चुएट क्यों करती है। तो इसका सबसे इसमें जो एनालिसिस हुआ उसमें ये पता चला कि इसका रीज़न एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से कुछ रिलेशन है इनका। तो बेसिकली इनकम एंड स्पेंडिंग में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स एडी। एडी इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी। So aggregate demand is the total amount of goods demanded in the economy. तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है कि जो हमारे इकोनॉमी में गुड्स हैं उनकी क्या डिमांड है, उनकी टोटल डिमांड क्या है। अब डिमांड में और जो एक्चुअल में वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब जब हम एग्रीगेट डिमांड ले रहे हैं उसमें हम ये बताते हैं कि हमने कितनी डिमांड की है। अब हमने एक्चुअल में कितना उसको परचेज किया या कितना कंज्यूम किया है वो बात की बात है। एग्रीगेट डिमांड हमें प्लान्ड बताता है, प्लान्ड कितना है, हमने कितना सोचा है स्पेंड करने का। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी है आपका कंजम्पशन, आई है आपका इन्वेस्टमेंट, जी है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एन एक्स है आपका नेट एक्सपोर्ट। हम एक एक कंपोनेंट को उठाएंगे आगे, कंजम्पशन को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को देखेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को देखेंगे इन सब का एडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इनमें चेंज आने से इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी और इसका ऑपोजिट होगा ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है और ओपन इकोनॉमी क्या है, ये भी पंगा है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें आप बाहर से कुछ ले ही नहीं रहे जी, हम अपना देखेंगे, हमें बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, फॉरेन से हम कुछ खरीद ही नहीं रहे। तो इसका मतलब जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो, ख़त्म। तो हम यहाँ पे जो NX है वो हमारा ज़ीरो है। अब जो हमारी ओपन इकोनॉमी है उसमें हम भाई बोलते हैं कि हम थोड़ा अब बाहर से भी मंगवाते हैं, हमारा सामान बाहर भी जाएगा जी और हम बाहर से भी खरीदेंगे, इंपोर्ट्स भी होंगे। तो हाँ, उसमें NX की कोई वैल्यू होगी जो कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट होता है। अब फर्दर जो इसमें G है फ्रेंड्स, जो इसमें G है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फिलहाल अब अभी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हमें, अभी हम सिंपल वाइज लेके चल के आगे इसको एक एक लेवल बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं, अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है उसकी एब्सेंस है। इसका मतलब जी भी हो गया वो ज़ीरो। इन सब को हम एग्जम्पशन मान लेते हैं। तो हमारा अभी जो एडी है वो सिर्फ है C प्लस आई। C मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। तो अब हम इन दोनों को पहले देखेंगे कि इन दोनों से एडी पे क्या असर पड़ता है, इन पे इनकम पे क्या असर पड़ता है। और सबसे पहले हम कच्चा ये देख लेते हैं कि एडी का कर्व कैसे बनता है। अभी हम फिलहाल ये मान लेते हैं कि एडी पूरा का पूरा फिक्स्ड है। एडी सपोज करो फिक्स्ड है हमारा, मींस कोई भी वैल्यू ले लो, 8 ट्रिलियन ले लो। तो इसमें सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, आपने यदि उसको ग्राफ पे डिपिक्ट कर लिया तो मीन्स आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ग्राफ पे चीज़ें दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसमें ये देखना बहुत। सो गाइस, हम एक बार यहाँ एडी का कर्व बना रहे हैं। कर्व में हमने एडी को अभी फिक्स ले लिया 8 ट्रिलियन और हमने जैसे कि पहले ही प्लॉटिंग कर लिया है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई पे हमारा एडी कर्व होता है और एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट होता है। अब एडी कर्व कितने पे है? 8 ट्रिलियन पे। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे 45 डिग्री की। 45 डिग्री की हमने लाइन बनाई, उस पर हमारी जो प्लॉटिंग होगी वो होगी AD इज इक्वल टू वाई।
45 डिग्री की लाइन में क्या होता है कि जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है और जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इक्विबेरियम में ये याद रखना, ये इक्वेशन है कि इक्विबेरियम में हमारा जो AD है वो y के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस लाइन डाल ली 45 डिग्री की। इसके बाद हमारा AD जो था वो 8 ट्रिलियन फिक्स था। उसके बाद ये लाइन हमें शूट करनी है। ये लाइन जहाँ भी मीट करेगी रेफरेंस लाइन से वो हमारा इक्विबेरियम पॉइंट होगा। देखिए जैसे आप सब लोग की AD यहाँ पे हमने 8 लिया था और जब हम आउटपुट ले रहे हैं जो कि y है वो भी हमारा 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो इक्विबेरियम पॉइंट है। अब फर्दर इसमें दो चीज़ें नोट करने वाली चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक ये गैप है और एक है ये गैप। अब सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो हमारा है 10 आउटपुट है। इसका मतलब हम यहाँ पे हैं और हमारा जो AD है वो यहाँ है, तो इसका मतलब हमारे पे एक्सेस सप्लाई है और डिमांड जो है वो क्या है, कम है। एक्सेस सप्लाई में अब फर्म ने जितना सोचा था बेचने का, फर्म ने सोचा था कि हम 10 ट्रिलियन जो आउटपुट है वर्थ वो बेच देंगे और AD हमारी जो आई वो है 8। इसका मतलब उनको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा वरना उन पे इन्वेंट्रीज ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाएंगी। अब वो तो घाटा तो सहना नहीं चाहेंगे ना, तो इसीलिए उनको प्रोडक्शन काटना पड़ेगा। इसका मतलब उन्हें आउटपुट कम करना पड़ेगा, तो हम इसीलिए वापस आएंगे, इसलिए फिर हमारा इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। अब एक सिचुएशन ये है जहाँ पे हम आउटपुट लेके चल रहे हैं 4। अब हमारा फर्म ने सोचा, हम फर्म की सप्लाई यहाँ पे 4 है और जो हमारी डिमांड है वो क्या है 8। अब इसका मतलब यहाँ तो एक्सेस डिमांड है। अब यदि प्रोड्यूसर को ये पता चल जाए कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो वो प्रोड्यूस ज़्यादा ही करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो अगेन वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देगा, फिर हम इक्विलिब्रियम पे रिस्टोर हो जाएंगे। इसका मतलब आप कहीं भी यदि आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हैं तो फोर्सेस लग लग के आप अपने इक्विलिब्रियम पे दोबारा आ जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो हमारी इन्वेंट्रीज होंगी वो हमारी 0 से ज़्यादा होंगी। ऑब्वियस ही बात है, जितना हमने सोचा था उतना बिका नहीं। अब इन्वेंट्रीज को मैं IU से डिनोट कर रहा हूं। अब इन्वेंट्रीज यहाँ पे 0 से बड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे जितना हमने सोचा था उतना बिका नहीं, उतना डिमांड नहीं हुआ, तो स्टॉक ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह गया। इसके इन्वर्स यहाँ पे जितना सोचा था उससे ज़्यादा डिमांड आ गई, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो होंगी वो 0 से कम होंगी। सो गाइज अब हम देखेंगे कि जो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है जो कि अभी हमने ग्राफ में पीछे देखा, ई जो पॉइंट था, और जो नेशनल इनकम में जो हम Y निकालते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में। अब जब हम नेशनल इनकम में निकालते हैं आउटपुट, उसमें भी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y = C + I + G + NX। लेकिन वहाँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, आप किसी बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि नेशनल इनकम में जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आपका AD के इक्वल है, जबकि इक्विलिब्रियम आउटपुट पे तो हम क्या कहते हैं, y = AD। तो क्या डिफरेंस क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि AD आपको प्लैंड डिमांड बताता है कि प्लैंड कितना होने वाला है, लेकिन जो नेशनल इनकम है वो एक्चुअल बताता है। बस इतना सा डिफरेंस है। जो AD है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और जो आपका नेशनल इनकम है वो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में हमेशा हम फोरकास्ट करते हैं कि कितना होने वाला है, और जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम एक्चुअल में जो फिगर्स आती है उसको अकाउंट करते हैं। इसका मतलब यदि हमने AD लिया है, जो हमारी AD जितनी भी है, मान लो वो 8 ट्रिलियन है, और जब हमने नेशनल इनकम निकाली यदि वो भी 8 ट्रिलियन है, तब तो ठीक है, तब तो हमारा जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है, जो नेशनल इनकम आउटपुट है वो सेम रहेगा। उसमें हमारी जो अनइंटेंडेड
जो हमारी इन्वेंट्री है वो 0 है। अब इसमें सिर्फ अनइंटेंडेड इन्वेंट्रीज का ही खेल है। सपोज करो हमारी जो एडी है वो सेम रही 8 ट्रिलियन। अब जो हमारी नेशनल इनकम में जो हमारा आउटपुट आता है वो आता है 10 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है, अब हम वो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या था? ग्राफ में था हमारा यहाँ पे जो हमारा अनइंटेंडेड था वो 0 से बड़ा था। इसका मतलब जो हमारा 2 ट्रिलियन वहाँ नेशनल इनकम में जो 2 ट्रिलियन ज़्यादा आ रहा है वो इसके कारण आ रहा है। इसका मतलब हमने जितना एडी सोचा था 8 ट्रिलियन और जो हमारा वाई आया जो कि 10 ट्रिलियन आया, इसमें हमारी अनइंटेंडेड इन्वेंट्रीज ऐड हैं। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं उसमें हमारी ये एजम्पशन होती है यदि फर्म अपना स्टॉक क्लियर ना कर पाए उस साल तो वो एज्यूम करती है उन्होंने खुद को बेच दिया। तो हमारे स्टॉक कहाँ ज़्यादा होते हैं? जब हमने पीछे डायग्राम बनाया, जबकि हमारी एडी से ज़्यादा हो जाता है आउटपुट। तो इसका मतलब जो वाई है उसमें एडी प्लस आई यू अनइंटेंडेड इन्वेंट्रीज। अब एक केस ये भी लेते हैं कि हमारा जो एडी है वो 8 है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एडी हमारी 8 ट्रिलियन है और वाई हमारी 6 है। अगेन इसका मतलब यही है कि हमारी जो डिमांड है वो कम है, एक्सेस डिमांड है, सॉरी। हमारी जो एडी है वो मान लो 8 ट्रिलियन ही है और जो हमारी जो एक्चुअल सप्लाई है जो प्रोड्यूसर सोच रहा है, जो पिछले डायग्राम में मैंने बताया था जहां हमारा आयु जो था वो हमारा 0 से छोटा था, मतलब ये वाला केस जहां प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई रख रहा है कम और हमारी डिमांड है ज़्यादा। तो इस केस में जो हमारी इन्वेंट्रीज होगी वो फॉल होनी स्टार्ट हो जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी। तो नेगेटिव आने से क्या होगा, जो हमारी नेशनल इनकम होगी वो 6 आ जाएगी। कैसे? अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। y इज इक्वल टू में एडी, आयु क्या होगा -2, y इज इक्वल टू में 8 - 2, y इज इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो अब हम एडी के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि हमारा अब हम एडी को अभी जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं C+I। अभी हमारी गवर्नमेंट की जो एब्सेंस है अभी हम उसको रखेंगे, अभी हम उसको बाद में लेके आएंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको सिंपल ही रखते हैं। तो कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन, जितना अब हमारे पे जितनी इनकम होगी हम उसी से तो खर्च करेंगे। तो बेसिकली C जो होगा हमारा, जिसको हम कंजम्पशन से डिनोट करते हैं, वो होता है C बार प्लस स्मॉल सी वाई। अब इसमें हम एक एक चीज़ को समझेंगे क्या होता है। अब जो C बार है, C बार का मतलब होगा कि वो कंजम्पशन जब आपकी इनकम 0 भी है आप तब भी कंज्यूम करोगे। अब मान लो कोई आदमी है जो बिल्कुल उस पर बिल्कुल भी इनकम नहीं है, क्या वो खाना छोड़ देगा, कंज्यूम करना छोड़ देगा? नहीं। वो अपनी यदि ये सेविंग है उसको डिस सेविंग करेगा या फिर अपने असेट्स बेचेगा, कुछ भी करेगा। इनकम 0 होगी वो तब भी खाएगा। तो ये वो कंपोनेंट है जो कि फिक्स्ड होता है, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। अब ये जो स्मॉल सी है और जो वाई है, वाई ऑब्वियसली इनकम, और स्मॉल सी वो क्या अपना MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। स्मॉल सी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC हमें यह बताता है कि यदि हमारी इनकम $1 बढ़ती है, एग्जिस्टिंग जो हमारी इनकम है उससे $1 यदि हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम उसका कितना पोर्शन खाने पीने पे या कंजम्पशन पे खर्च करेंगे। तो अब ऑब्वियस ही बात है, या तो हम पूरी एक की ₹1 खर्च कर लें या फिर कुछ ना खर्च करें। तो इसका मतलब इस लाइन से हमें यह पता चलता है जो स्मॉल सी की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच होगी, 1 से ग्रेटर हो नहीं सकती। अब तुम्हारा ₹1 बढ़ा है, तुम थोड़ी ना ₹1 से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। हम लोग कैसे खर्च करेंगे? और यदि ₹1 बढ़ा है तो अब उससे 0 से भी कम नहीं, नेगेटिव तो खर्च कर नहीं सकते। तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच होगी हमारी MPC। MPC का बहुत बड़ा रोल है, MPC का आगे बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए MPC का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका एक बार स्लोप निकाल के देख लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन का। डायग्राम बाद में करेंगे इसका, पहले हम एक बार इसका
स्लोप निकालना देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो सी था वो क्या था, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई। स्लोप क्या होता है, स्लोप मीन्स कि कंजम्पशन में यदि इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा, मतलब डी सी विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। डी सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डी वाई। तो अब हम इस इक्वेशन को y के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब सी बार जो है, सी बार तो फिक्स है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 प्लस, अब इसमें यूवी रूल लगा दो। यूवी रूल पता होगा, डिफ्रेंशिएशन में हमने यूवी रूल पढ़ा था। यूवी रूल क्या होता है, यूवी इज इक्वल टू यू डैश वी प्लस वी डैश यू, मतलब u का डेरिवेटिव v ऐसे का ऐसे ही प्लस v ऐसे ही u ऐसे ही v का डेरिवेटिव, सॉरी। सो अभी हम यहां लगाएंगे सबसे पहले c ऐसे ही y का डेरिवेटिव dy अपॉन dy हो जाएगा ये। अभी हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस अब y ऐसे ही c का डेरिवेटिव डी अपॉन dy, ये इक्वेशन है। अब ये क्या आ गया, डी सी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू में ये 0 हो जाएगा, ये स्मॉल सी हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू में डी सी अपॉन डी वाई। सिंपल। अब एक चीज़ और यहाँ नोट करनी है। मैंने क्या बताया था, जो स्मॉल सी एमपीसी है वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, इसका मतलब वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये भी 0, तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ ये बचेगा। तो हमारा जो स्लोप है कंजम्पशन फंक्शन का, विच मीन्स डी सी अपॉन डी वाई, वो आएगा आपका स्मॉल सी मीन्स एम पी सी। अब ये टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब जो कंजम्पशन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यदि ये माइनस के साइन में होता तो इन्वर्स फंक्शन होता, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता। अब यदि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ऊपर की ओर जाएगा, और इसका स्लोप क्या होगा, स्मॉल सी एमपीसी। एमपीसी यदि 0 है तो फ्लैट, यदि बढ़ता जाएगा तो ये स्टीप होता जाएगा। अब इसका कर्व बना लेते हैं। सो कंजम्पशन फंक्शन का कर्व बनाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे x और y एक्सिस ले लिया। x पे क्या होता है हमारा आउटपुट, और यहाँ क्या होगा कंजम्पशन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात,